चटपटा है। तो सर ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में ही मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो हमारी आजमगढ़ की जनता को आप ये बताइए कि ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है इन अ लेमैन टर्म। जी, ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंटरनेट और बाकी जितने डिजिटल गैजेट्स और डिवाइसेज हैं, या तो उनका इस्तेमाल करके किसी के साथ चीटिंग या क्राइम किया जाता है, या किसी की इन डिवाइसेज या ऑनलाइन अकाउंट्स को हैक किया जाता है। उस चीज को हम साइबर क्राइम और साइबर से जुड़े अपराध की कैटेगरी में हम शामिल करते हैं। जी, तो सर कितने तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, कितनी तरह से ठगा जा सकता है हमें? देखिए, साइबर क्राइम बहुत अलग अलग तरीके से होता है, जिसको अगर हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करें तो सबसे मेजर जो क्राइम रिपोर्ट होते हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड होते हैं, जिसमें किसी यूजर का यूपीआई अकाउंट या बैंक अकाउंट हैक हो गया, किसी को कोई पेमेंट रिक्वेस्ट या पेमेंट का लिंक भेजकर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, या केवाईसी के नाम पर उनके फोन में कोई फेक रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, जिसके जरिए उस यूजर के पूरे अकाउंट को खाली कर लिया जाता है या पैसे निकाल लिए जाते हैं। और कई बार इमरजेंसी के केस में किसी सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया और उनके जितने फ्रेंड लिस्ट है उन सबको मैसेजेस भेजे जाते हैं कि मैं इमरजेंसी में हूँ, मुझे इतने 10,000 या 20,000 रुपए की हेल्प चाहिए, और ऐसे में वो आपसे पैसे ले लेते हैं कि मैं कल तक पे कर दूंगा। तो कुछ इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड आते हैं। अब अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करें तो किसी का फेक प्रोफाइल बनाना, किसी का अकाउंट हैक करना, या फिर किसी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हैरेस या फिर उनको थ्रेटन करना, ऐसे भी कई केसेस रिपोर्ट होते हैं। उसके अलावा अगर आमतौर पर आप बात करो तो शॉपिंग से रिलेटेड भी कई क्राइम और इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, जैसे कोई फेक वेबसाइट है जहां से आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज किया बट या तो प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं हुई, या फिर जब आप पेमेंट कर रहे थे उस टाइम उस वेबसाइट से आपका पेमेंट का डेटा जैसे कार्ड की डिटेल, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग का डेटा वहां से चोरी हो गया और उस शॉपिंग के साथ साथ आपके अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे निकल गए। फिर कई सारे केसेस में हमें ऐसा भी मिलता है कि यूजर के फोन को हैक कर लिया। वो कई बार हो सकता है कि आपका एक्स रिलेशनशिप या फिर अभी कोई डिस्प्यूट का मैटर हो, तो उसमें एक दूसरे के फोन को मॉनिटर करना और हैक करना, या फिर उनकी डिवाइस पर मॉनिटरिंग और अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज करना, ऐसे कई केसेस भी आते हैं। उसके अलावा आप किसी का ईमेल अकाउंट हैक होना, किसी को ईमेल के जरिए फिशिंग मेल जैसे जिसको हम बोलते हैं, जहां पर जैसे किसी भी फेसबुक या फिर आप कोई भी एग्जांपल लो जिसमें लॉगिन आप यूजर नेम पासवर्ड फिल करके लॉगिन करते हो, आपको हूबहू दिखने वाला एक डमी और एक नकली पेज भेजा जाता है, एक लिंक भेजा जाता है जिस पर आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, और जैसे ही आप अपना यूजर नेम पासवर्ड भर के उसको सबमिट करते हो, वो डेटा हैकर के पास चला जाता है और वहां से वो आपके अकाउंट का, चाहे वो बैंक अकाउंट है, चाहे ईमेल अकाउंट है, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट है, उस अकाउंट का मिसयूज होता है और आपको रेपुटेशनल या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो इस तरह की कई केसेस हमें देखने को मिलते हैं। जी सर, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने भेजा, जो बताया, जो लिंक भेजते हैं वो हूबहू सही असली लगता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो ईमेल है वो फिशिंग ईमेल है या हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो इससे सतर्क हो जाना है? जी बिल्कुल, इसमें बहुत कॉमन से मेथड है जिनसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये जो ईमेल आपके पास आया है या जो लिंक है वो फिशिंग अटैक है या कुछ जेन्युइन चीजें हैं। सबसे पहले तो उस लिंक पर आप अपना माउस लेकर जाएं। जनरली ऐसी चीजें आप लैपटॉप के थ्रू करें, बिकॉज मोबाइल में आपको हॉवर इफेक्ट जैसे माउस के साथ हाइपर लिंक नहीं दिखेगा या फिर बाकी चीजें आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो आप लिंक जब यूआरएल आप चेक करोगे तो वहां पर जैसे ही माउस का आप उसका कर्सर वहां लेके जाओगे, हॉवर इफेक्ट से आपको शायद हो सकता है ऊपर दिखने में जैसे वो xyz.com हो, पर पीछे कुछ और होता है जो कि यूआरएल हाइडनर या फिर शॉर्टनर यूज करके बनाई हुई होती है। सेकंड थिंग, आप उस मेल में कंटेंट जो लिखा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें कि उस कंटेंट की ग्रामर कितनी पुअर या फिर कितनी स्ट्रांग है, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम हुए, क्योंकि अगर वो एक ऑथेंटिक मेल होगा किसी बैंक या किसी ऐसी जगह से, तो उसकी लैंग्वेज बहुत प्रोफेशनल होगी
और अगर ऐसे क्रिमिनल्स का या फिर हैकर्स का मेल होगा तो वो इतना कनेक्टेड कंटेंट प्लस ग्रामरली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो। उसके अलावा उसमें आप इमरजेंसी सिचुएशन और क्रिटिकलिटी देखें कि मेल भेजने वाला उस सिचुएशन को कितना क्रिटिकल बना रहा है कि आपको इमीडिएटली यहाँ क्लिक करके पासवर्ड चेंज करना है, या वो कितनी क्रिटिकलिटी दिखाता है। उस बेसिस पर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो जेन्युइन है कि फेक है। प्लस आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हो तो जहां आप जिस यूआरएल पर आप रिडायरेक्ट होते हो उसको फिर से पढ़ें कि मैंने क्लिक कहाँ किया था और अभी मैं कौन से वेबसाइट के पेज पर आया हूँ। उस वेबसाइट पर HTTPS लॉग जो सिक्योरिटी, लेफ्ट साइड में आप जब यूआरएल ब्राउजर में देखते हो वहाँ ग्रीन कलर का एक लॉग जैसा आइकॉन होता है, वो आपको दिखाता है कि आपका इस वेबसाइट से उस वेब सर्वर तक कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है और कितना सिक्योर है। तो ये कंटेंट चेक करना, यूआरएल एड्रेस चेक करना, HTTPS सिक्योरिटी चेक करना, उसकी ग्रामर चेक करना और सेंटेंसेस चेक करना, ये सब मिला के आप ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि वो कोई फिशिंग मेल है या जेन्युइन मेल है। और बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कोई ऐसा मेल है वो बोलता है कि आपका पासवर्ड हैक हो गया, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड चेंज करो, या कुछ और चीजें चेंज करने के लिए बोलता है, तो उस लिंक को क्लिक करने के बजाय आप उस पर्टिकुलर जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन या इंटरमीडिएटरी अथॉरिटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। जैसे आपको एक फिशिंग मेल आया कि फेसबुक के पासवर्ड चेंज करने हैं, आपको facebook.com पर जाओ, अपने अकाउंट में लॉगिन करो और फिर पासवर्ड चेंज करो। तो ऐसे में फिशिंग अटैक में फंसने का कोई चांस नहीं होता है। तो बेसिकली हम लोग को ईमेल आएगा अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स उस पर क्लिक करके अपडेट करने के लिए, पासवर्ड चेंज करने के लिए ईमेल पे हमें एक लिंक भेजा जाएगा, उस पर क्लिक करके हम फंस सकते हैं। तो हमें अवॉइड करना है किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक करने से, अगर इसको बिल्कुल। और अगर बैंक की जानकारी मांगते हैं ईमेल में, तो देखिए बैंक आपसे कभी भी CVV, OTP, पिन और पासवर्ड कभी भी किसी भी ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट या फिर किसी कॉल करके इस ऐसे किसी भी मीडियम से बैंक अपने यूजर से ऐसा डेटा नहीं लेता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बैंक ने ही आपको ये डेटा दिया है, तो ऑलरेडी बैंक के पास ये सब इन्फॉर्मेशन है, वो आपसे फिर से क्यों मांगेंगे। तो अगर ऐसा कोई मांगता है डेटा किसी भी मीडियम के थ्रू, तो वो 101% एक सस्पिशियस मेल कंसिडर करो, उसको फिशिंग मेल कंसिडर करो और उस मेल को कभी भी एंटरटेन ना करें। जी सर, मोबाइल ट्रांजैक्शंस काफ़ी कॉमन हो गए हैं आजकल, हम लोग डिजिटल मोड से पेमेंट्स करते हैं, तो उस समय हम लोग को किस बात का ध्यान रखना चाहिए वाइल डूइंग फोन पेज एंड गूगल पेज एंड भारत पेज जो हम लोग यूज़ करते हैं? जी देखिए, ऑनलाइन पेमेंट में अगर आप मोबाइल की बात करो तो हम सीधा सीधा इसका मतलब ये निकालते हैं कि UPI पेमेंट्स की हम बात करते हैं। तो UPI में सबसे बेसिक प्रिंसिपल आप याद रखो, आप कभी भी किसी साइबर क्राइम के शिकार नहीं हो। प्रिंसिपल ये है कि पैसा जब भी आपको भेजना हो, सिर्फ उसी केस में आपको किसी लिंक, QR कोड या UPI ID को स्कैन या फिल करने की जरूरत है। उसके अलावा जब भी आपको पेमेंट रिसीव करना हो, यानी कोई आपको पैसे भेज रहा हो, उस केस में आपको कोई लिंक क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह के QR कोड को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरह की UPI ID को फिल करके आपको पिन लगाने की जरूरत है। अब इन चीजों से बचने के लिए जब भी आप किसी भी शॉपिंग आउटलेट, किसी शॉप पे या फिर मार्केट में ग्रोसरी खरीदते टाइम आप जो जनरली पेमेंट करते हैं, वहां प्रेफरेंस ये दें कि आप दुकानदार से खुद पूछें कि आपका UPI ID या फोन नंबर क्या है, बजाय वहां के QR कोड को स्कैन करने के। क्योंकि हो सकता है QR कोड किसी ने डमी या फिर फेक QR कोड भी लगाया हो। तो आप फोन नंबर या UPI ID जैसे ही इंसर्ट करेंगे, उसमें शॉपकीपर या शॉप का नेम आएगा, वो आप उनसे चेक करवाएंगे क्या वाकई आपका यही UPI ID है, इस नाम से है, और क्रॉस चेक करने के बाद ही आप पेमेंट करें। सेकंड, जब भी आपको कोई आप UPI अपना एप्लीकेशन खोलते हैं, तो अगर किसी ने पुराने टाइम पर उसमें पेमेंट रिक्वेस्ट करी है, तो वो एक छोटा सा पॉपअप आता है, उसमें अमाउंट और पिन नंबर के लिए वो बोलता है। हम बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं, हमारे पास समय कम होता है, उसके चलते हम उसमें बहुत ब्लाइंडली पिन फिल करके उसको सबमिट या ओके कर देते हैं। कभी भी ऐसा ना करें। जब भी UPI एप्लीकेशन आप अपने फोन में खोलते हैं, पहले ये चेक करें कि स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, उसके बाद ही पिन या जो आपका सिक्योर कोड है वो फिल करें।
जब आप श्योर हो कि नहीं उसमें किसी भी तरह का पेमेंट नहीं मांग रहा, ये एक नॉर्मल रूटीन पिन चेक है या पिन के लिए ऑथेंटिकेशन है, तभी आप फिल करें। और एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद कोई भी पेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट है वो ब्लाइंडली ओके पे ना क्लिक करें, पहले चेक करें कि वो पेमेंट किसी ने वाकई रिक्वेस्ट किया है या नहीं। जी सर, ये आपने बहुत ही अनोखी बात बताई, थैंक यू। कि मैं भी यही करता था, QR कोड फटाक से स्कैन कर लिया, बहुत ही सुविधाजनक होता है, कंफर्टेबल होता है, लेस टाइम टेकिंग होता है, बट आई विल मेक श्योर कि अब मैं नंबर टाइप करूँ मैनुअली और फिर पेमेंट्स करूँ अपने। थैंक यू सो मच सर। अगर हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, हमारे अकाउंट से अचानक पैसे डिडक्ट होना शुरू हो गए, तो पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए हमें रिपोर्ट करने के लिए उसे? देखिए, ऑनलाइन अकाउंट फ्रॉड के केस में सबसे पहले तो आप जो भी आपका, जैसे मान लो कि ATM है, आपका बैंक अकाउंट है, सबसे पहले तो आप अपने कंसर्न बैंक को फोन करें और अपने अकाउंट से डेबिट फ्रीज करवाएं। एक किसी भी मीडियम से, आपका ATM, नेट बैंकिंग या UPI, किसी भी मीडियम से आपके अकाउंट से पैसे ना निकले, क्योंकि जितना लॉस हो गया उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी कंप्लेन होगी, लेकिन फर्दर लॉस नहीं हो, इसके लिए सबसे पहले अपने बैंक कॉल करके आप अपना अकाउंट फ्रीज करवाएं। सेकंड स्टेप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक अरेंजमेंट है जिसमें आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर 1930, मैं रिपीट 1930, जो कि नेशनल साइबर हेल्पलाइन है, वहां आप कॉल करके इमीडिएटली इस चीज की जानकारी दें कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ये आपका बैंक अकाउंट है, ये आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर है और इस अमाउंट का आपके साथ फ्रॉड हुआ है। इसका फायदा ये होता है कि अगर प्रोड्यूसर के अकाउंट में वो पैसा अभी भी है, इमीडिएटली अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एग्जीक्यूटिव्स वो अमाउंट उस अकाउंट में फ्रीज करवा देंगे और बाद में केस FIR होने के बाद वो डेटा आपको रिफंड हो जाएगा। थर्ड, आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर इस चीज की हैंड रिटन कंप्लेन भी दें। जैसे अभी यूपी में चीफ मिनिस्टर जी ने ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर थाना होगा, साइबर पुलिस स्टेशन होगा। तो आप वहां जाकर भी, या फिर आप नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है, क्योंकि हर एक पुलिस स्टेशन में भी ये कैपेबिलिटी है कि वो साइबर के केस इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आज उनके पास स्किल सेट और टूल सेट दोनों है, तो आप वहां जाकर भी रिटर्न कंप्लेंट दें जी। अब अगर किसी भी तरह का आपको कोई कंप्लेन जिसमें आपको लगता है, जैसे कि फ्रॉड की कैटेगरी डिवाइड करना, एटलीस्ट आप थोड़ा सा इस चीज को समझें। जैसे कि जो मेरे अकाउंट से पैसा निकला है उसमें बैंक की गलती है या फिर मेरी गलती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आप ATM मशीन गए, आपने कार्ड से पैसे विड्रॉ किया, लेकिन अगले ही दिन आपके अकाउंट से फिर से पैसे निकले ATM से, यानी आपके ATM कार्ड का एक क्लोन या डुप्लीकेट ATM कार्ड तैयार हो गया। अब ऐसे में आपको नहीं पता कि वो कार्ड कैसे बना, उस कौन से ATM मशीन में स्कीमिंग डिवाइस लगी थी, तो यहाँ पर गलती बैंक की मानी जाती है। तो जहां भी बैंक की गलती होती है उस केस में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बैंकिंग लोकपाल एक सिस्टम या अरेंजमेंट है जिसमें कंप्लेनेंट को इंसिडेंट के विदिन 3 वर्किंग डेज, जिसमें बैंकिंग हॉलिडे और नेशनल हॉलिडे काउंट नहीं होते हैं, उनके अलावा कोई भी 3 वर्किंग डेज, उसमें अगर आप बैंक में जाकर डिस्प्यूट फॉर्म भर देते हैं, आप अपने होम ब्रांच में जाना होगा, डिस्प्यूट फॉर्म भरते हैं, तो चाहे वो फ्रॉड का अमाउंट रिकवर हो ना हो, क्रिमिनल पकड़ा जाए नहीं पकड़ा जाए, बैंक आपको वो पैसा रिफंड करेगा, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम का एरर है कि उस ATM मशीन पर गार्ड नहीं था और स्कीमिंग डिवाइस इंस्टॉल था। तो यूजर को भी थोड़ा सा अवेयर रहना है कि किस तरह की कैटेगरी के केस में आपको पुलिस हेल्प करेगी, किस केस में आप बैंक से हेल्प ले सकते हैं। और सर, अगर हमारे पास फ़ोन आता है, यार अगर हम फिशिंग के शिकार हो जाते हैं, हम गलती से अपना पिन दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, अपने डिटेल्स दे देते हैं, तो वो क्या हमारी गलती में काउंट होगा या नहीं? वो हमारी गलती में काउंट होगा, लेकिन ऐसी कंप्लेन आप पुलिस स्टेशन जरूर दें, क्योंकि अंडर सेक्शन 66D IT एक्ट ये बोलता है कि चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, और सेक्शन 66C like using password of another person if you are doing any kind of crime or incident,
तो उस चीज की इन्वेस्टिगेशन होगी और आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन और जो आपका लॉस हुआ है उसकी रिकवरी, या फिर आप किसी जिस पर आपको या तो शक है या फिर अननोन के अगेंस्ट आप कंप्लेन दे सकते हो। हालांकि उस केस में गलती आपकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस चीज में कंप्लेन नहीं कर सकते। आपको कंप्लेन करनी चाहिए और उसका प्रॉपर रिजोल्यूशन भी आपको पुलिस स्टेशन या पुलिस टीम की तरफ से दिया जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा करने के लिए। सर, जाते जाते कोई एक संदेश आप देना चाहें, क्विक मैसेज फॉर आवर लिसनर्स। देखिए, सबसे पहले तो साइबर में किसी तरह की कोई जल्दी ना करें। कोई भी अगर आपको पेमेंट करना है, कोई अकाउंट लॉगिन करना है या किसी से कोई कन्वर्सेशन करनी है व्हाट्सएप या फिर किसी और मीडियम पे, तो बहुत ही स्लो चलें। हर एक स्टेप को आप क्रॉस चेक करें, एटलीस्ट 2-3 बार क्रॉस चेक करें कि मैं किस अकाउंट नंबर पे पैसे भेज रहा हूँ, मैं किस अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ, किस यूआरएल पे लॉगिन कर रहा हूँ, मैं किस यूजर से बात कर रहा हूँ या किसको फ्रेंड बना रहा हूँ। तो जहां आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे, वहां आपके ऐसे केस या फिर ऐसे लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे आजकल बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, आपका पुराना लोन बकाया है। तो इन चीजों को आप श्योर करें कि मैंने कभी अगर अपना बिल टाइम पे भरा है तो इस तरह के मैसेज फेक ही हैं, इनको एंटरटेन नहीं करना और उनकी कंसर्न अथॉरिटीज पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। और सबसे लास्ट में मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हम इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, हम उतने ही ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो उस केस में बहुत सावधानी से, सतर्कता से आप डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करें।